वेलकम बैक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक टीचरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों से विरोध कर रहे टीचरों की मांग है कि सभी एडहॉक टीचरों को स्थायी किया जाए, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार 4 महीने पर होने वाले इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करने से रोक दिया है और इसकी जगह इन्हें गेस्ट टीचर के तौर पर रखने की तैयारी की जा रही है। इसी के विरोध में उतरे एडहॉक टीचर्स ने वाइस चांसलर के ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश की, जिन्हें बैरिकेड लगाकर पुलिस वालों ने रोक दिया, लेकिन उसके बाद भी विरोध कर रहे टीचर नहीं माने और वहां जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कई टीचर परिसर की दीवार पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद कुछ टीचरों को पुलिस वालों ने हिरासत में लिया। हंगामा कर रहे टीचरों ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं बवाल बढ़ने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एडहॉक टीचर्स को मिलने के लिए बुलाया है। हम इतना बड़ा आंदोलन है, 5000 टीचर बाहर निकल के कल आए थे। हमने वीसी का लॉज ऑक्यूपाई किया था पीसफुली और आज हमारा पीसफुल यहाँ पे धरना चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा। अगर बातचीत के लिए बुलाया गया है तो बातचीत करनी चाहिए ना। अब तक तो कोई बात हुई नहीं है और कब से हम कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फुल फ्लेज प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, लेकिन अभी तक तो आपने कोई इनिशिएटिव ना एडमिनिस्ट्रेशन ने ना MHRD ने लिया और ना ही किसी को अब तक बुलाया है, ना ही कोई बात करने के लिए आ रहा है सामने। तो ये कब तक आप हमारा इंतज़ार करेंगे या कब तक हम अब पेशेंस रखें इस बात को लेकर के? कब आप हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो डिमांड्स हैं, कब उसको सुनेंगे आप? यूनिवर्सिटी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। सरकार के मंसूबे यूनिवर्सिटी को लेकर गलत है। वाइस चांसलर के दिमाग में कोई प्रशासनिक क्लैरिटी नहीं है और हमारे तमाम जो डिमांड्स हैं ये आज के नहीं है। 28 का लेटर तो बहुत इमीडिएट क्राइसिस है, लेकिन ये लंबे समय के डिमांड्स हैं। अब बात 2 लड़कियों के अपहरण के आरोपी नित्यानंद की, जिसे कुछ वक्त पहले तक धार्मिक गुरु स्वामी नित्यानंद कहा जाता था। कई बड़े सितारे उसके चरणों में गिरते थे। नित्यानंद कानून की नजर में फरार है, लेकिन इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए कि कल तक आश्रम में बसने वाला नित्यानंद अब कैलासा नाम से अपना अलग देश बसा रहा है। ये सनातन हिंदू राष्ट्र कैलासा दुनिया के किस कोने में है, ये कोई नहीं जानता। नित्यानंद ने इक्वाडोर से एक निजी टापू खरीदा है और खुद को शिव का अवतार घोषित कर कैलासा के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खोज रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म के आरोपों से घिरा ये स्वामी अपना नया देश बना रहा है। लड़कियों की यौन शोषण के दाग जिसके दामन पर हैं, वो खुद अपने बनाए देश का सर्वोच्च धार्मिक गुरु बन बैठा है। भारतीय कानून से भाग रहा ये स्वामी एक द्वीप खरीदकर वहां अपना किला बनाने की फिराक में है। भारत और कई मुल्कों में अरबों की संपत्ति बना चुका ये स्वामी अपने नए देश की नई सरकार बनाने का ऐलान कर रहा है। स्वामी नित्यानंद, जिसकी तलाश उन माँ बाप को है जिनकी 2 जवान लड़कियां उसकी आश्रम से लापता हैं। स्वामी नित्यानंद, जिसकी तलाश अहमदाबाद DPS के 850 स्कूली बच्चों को है जिनका भविष्य दांव पर लगाकर वो खुद का मुल्क आबाद करने में जुटा है। आखिर कहां है कानून की आंखों में धूल झोंक रहा नित्यानंद? अपने भक्तों को नाच नचाने वाला नित्यानंद अब कानून को नचा रहा है। वो खुद गायब है, फरार है, लेकिन उसके गुण गाती एक वेबसाइट जिंदा है। वो लगातार कैलासा का जाप कर रही है। कैलासा, नित्यानंद का दावा है कि उसने कैलासा नाम का दुनिया का पहला सनातन हिंदू देश बना लिया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि नित्यानंद का कैलासा धरती के किस कोने में है। वेबसाइट कैलासा.org पर दावा किया गया है कि नित्यानंद कैलासा नाम के नए देश का प्रमुख है। नित्यानंद इस काल्पनिक कैलासा देश का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु है। उसने खुद को परम शिवम का नाम दिया है। और तो और हैरत की बात यह भी है कि इस हिंदुस्तानी दागी स्वामी ने कैलासा नाम के रहस्यमय देश की सरकार भी बना ली है। खुद देखिए,
नित्यानंद के नए देश की नई सरकार की शक्लो सूरत। इसमें किसी भी नई सरकार के तमाम विभाग हैं, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी, डिफेंस, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, यानी वो सब कुछ जिसकी जरूरत नई सरकार को जनता पर राज करने के लिए होती है। और तो और भारत के वांटेड स्वामी नित्यानंद ने अपने नए मुल्क कैलासा का झंडा भी तैयार कर लिया है। ऋषभ ध्वज नाम के मैरून रंग के झंडे में खुद नित्यानंद है। उसके फोटो के पीछे 25 मुंह और 50 हाथों वाले परम शिव को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। सामने नंदी की तस्वीर है और नंदी को ही कैलासा का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। नित्यानंद का दावा है कि कैलासा नाम का ये देश दुनिया के हर शिव भक्त और सनातन धर्म को मानने वाले 2 अरब लोगों को अपना नागरिक मानता है। उसने कैलासा को बिना सरहद का देश बताया है और दावा किया है, महाभारत के दौरान हम हिंदुओं के 56 देश, 200 राज्य, 1700 प्रांत और 10,000 संप्रदाय थे। अब सभी 56 देशों में हम हिंदू प्रताड़ित हैं। कैलासा सभी सताए हुए हिंदुओं का देश है। सुनिए और चौंकिए, कैसे भारत के इस वांटेड नित्यानंद ने कैलासा देश की ऑनलाइन नागरिकता देने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि वो ये बताने को तैयार नहीं है कि कैलासा का हेडक्वार्टर कहां है। 9 साल तक नित्यानंद की शिष्या और उसके गुरुकुल में टीचर रही साराह लैंड्री को शक है कि भारत में सेक्स स्कैंडल, रेप, बच्चों के उत्पीड़न और फर्जीवाड़े का आरोपी नित्यानंद दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में छिपा हो सकता है। चर्चा यह भी है कि नित्यानंद ने इक्वाडोर में कोई आइलैंड यानी बड़ा सा टापू खरीद लिया है और उसी टापू को वो कैलासा देश बनाकर धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है। नित्यानंद के खिलाफ 2 लड़कियों को बंधक बनाने की जांच कर रही पुलिस को सुराग मिले हैं कि नित्यानंद लंबे समय से कैरेबियन सागर में बसे देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो और इक्वाडोर के बीच घूम रहा है। इस इलाके में कई प्राइवेट आइलैंड हैं जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। नित्यानंद अपना अलग देश बनाने के लिए आइलैंड खरीदने की फिराक में पहले से था। नित्यानंद 2010 में जब सेक्स स्कैंडल के आरोपों में बुरी तरह घिरा था, तभी ये खबर आई थी कि वो आइलैंड खरीदना चाहता है। जांच एजेंसियों को नित्यानंद के ठिकानों से सुराग मिला था कि वो तब अमेरिका में आइलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रहस्यमय देश कैलासा की खबर आने के साथ ही नित्यानंद के इक्वाडोर के आसपास होने की चर्चा है। उसकी करीबी सारा लैंड्री का दावा है कि नित्यानंद ने इक्वाडोर को इसलिए चुना क्योंकि इक्वाडोर के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है और वहां रहकर वो भारत की पुलिस की गिरफ्त से बच सकता है। खबर तो ये भी है कि नित्यानंद ने कैलासा का अपना पासपोर्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। नित्यानंद सिर्फ 41-42 साल का है। उसके अपना देश बनाने की खबर हैरान करने वाली है, लेकिन ये वही शातिर इंसान है जो सूरज को उगने से रोकने का दावा कर अंध भक्तों का भरोसा जीत लेता है। इक्वाडोर के पास किसी अनजान और गुमनाम से टापू पर कैलासा नाम का देश और उसका स्वयंभू प्रमुख नित्यानंद। दक्षिण भारत के सबसे विवादित बाबाओं में एक नित्यानंद के इस नए कारनामे की चर्चा अब तेज है। नित्यानंद की करीबी शिष्या और उसके गुरुकुल में 9 साल तक टीचर रही सारा लैंड्री का दावा है कि नित्यानंद कुछ भी फ्रॉड कर सकता है। And we didn't do our research because we believed he was Mahasadashiva in form, which I now know he is not. He is a human being, a flawed human being. नित्यानंद अपना देश बनाने का दावा करने से पहले ऐसे दावे करता रहा है जिन पर उसके अंध भक्तों के अलावा कोई भरोसा नहीं कर सकता। नित्यानंद तो ये भी दावा कर चुका था कि सूरज भी उसकी मर्जी से निकलता है। I told the sun, don't come out till I finish the Dwajaroganam. See the Biddi sunrise time today. See, there's a Google thing, there's a website where the sunrise time is supposed to be time and actual time is recorded. Today will be 40 minutes late. खुद को भगवान का अवतार साबित करने के लिए नित्यानंद जो तमाशे करता था, उसी में एक तमाशा ये भी था कि उसने अपनी एक शिष्या को हीरे जवाहरात उगलने की शक्ति दे दी है। नित्यानंद का दावा था कि वो अपने भक्तों की तीसरी आंख भी खोल सकता है, जिससे वो बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकते हैं। When I close my eyes or blindfold, if I concentrate on third eye, I fall into samadhi
where I can see the whole universe and I will not be able to see the individual or the localized things which is in front of me. नित्यानंद के आश्रमों में ऐसी तस्वीरें आम हैं जब उसके बोलने या इशारा करने भर से महिलाएं झूमने लगती थी। सारा लैंड्री का दावा है कि ऐसे तमाशे दिखाने के लिए नित्यानंद के पास सिर्फ एक ही शक्ति थी और वो थी सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज करने की शक्ति, जिसके दम पर वो अपनी दुकान चला रहा था। Giving all of their money as a donation to the organization, signing up for programs that cost tens of thousands of dollars. नित्यानंद के आश्रमों में नाच गाना जमकर होता है। इसे देखकर ओशो यानी विवादित आध्यात्मिक गुरु रजनीश की याद आती है। माना जाता है कि ओशो के विदेशी भक्तों को अपने पाले में खींचने के लिए ये तरीका आजमाया गया था और 15 देशों तक फैलाने में वो कामयाब भी रहा। नित्यानंद का जन्म तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में हुआ। जन्म के समय उसका नाम ए राजशेखरन था। नित्यानंद ने 10 साल की उम्र में थोंडाई मंडल आधीनम का गुरु होने का दावा किया। नित्यानंद ने 2000 में नित्यानंद संघ नाम से अपना मिशन शुरू किया। नित्यानंद का दावा है कि उसकी यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस 110 देशों में हैं। भारत के बाहर उसने योग के जरिए अपनी जड़ें जमाई। उसकी संस्था नित्यानंद आधीनम के नाम अब सबसे बड़ा रस्सी पर योग करने का रिकॉर्ड दर्ज है। अमेरिका में उसने मलखंब पर योग का बड़ा कार्यक्रम किया था और इसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हालांकि भारत में नित्यानंद की शोहरत सेक्स स्कैंडल और यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से ही है। उसके गुरुकुल में टीचर रही सारा लैंड्री का दावा है कि वो नित्यानंद के गुरुकुल में हो रहे अपराधों की चश्मदीद है। Kids were subjected to starvation, sleep deprivation. They weren't even allowed to get up to go to the bathroom. नित्यानंद के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने के बाद सारा भी उसके अंध भक्तों के निशाने पर है। सारा का आरोप है कि नित्यानंद के सम्मोहन और धार्मिक डर के मारे उसके भक्त सच्चाई जानकर भी जुबान नहीं खोलते। सबके जहन में नित्यानंद ये डर भर देता है कि गुरु से द्रोह करने की सजा बड़ी भयानक है। फिलहाल तो नित्यानंद भारत के कानून का द्रोही बनकर फरार है। तमिलनाडु और गुजरात पुलिस को यह अंदेशा तो पहले से था कि नित्यानंद विदेश भाग गया है, लेकिन नित्यानंद अपना खुद का देश बना चुका है। ये खबर पुलिस का सिरदर्द बढ़ा सकती है, क्योंकि नित्यानंद को उसी के बनाए देश से पकड़ना और उससे पहले नित्यानंद के अपने कैलासा देश को ढूंढना अभी तो नामुमकिन ही दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव में जलाई गई रेप पीड़िता को दिल्ली लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। आपको बता दें फिलहाल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली लाया जाएगा रेप पीड़िता को। रेप पीड़िता जो कि 90% जल चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर की तरफ से रेफर किया गया है दिल्ली लाने के लिए और लिहाजा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा रेप पीड़िता को। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, कितनी देर में रेप पीड़िता को दिल्ली लाया जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एसएसपी लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश दे दिया गया और लगभग 6:30 बजे के आसपास सीधे जो सिविल हॉस्पिटल है वहां से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा रेप पीड़िता को। वहां से सीधे सफदरगंज अस्पताल 7:30 बजे शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा, क्योंकि जो सिविल अस्पताल के सीएमएस है उनकी तरफ से, जो डॉक्टर्स हैं प्लास्टिक सर्जरी की, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हालत चूंकि ज्यादा गंभीर है, लिया जाए, एयरलिफ्ट किया जाए और उसका इलाज समुचित तरीके से कराया जाए। तो सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया और पूरे निर्देश दे दिए गए हैं ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने के लिए और अब से थोड़ी देर बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाने का सिलसिला शुरू होगा और जैसे ही ग्रीन कॉरिडोर तैयार होगा उसके बाद तुरंत एयरलिफ्ट किया कराया जाएगा और 6:30 बजे के आसपास एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जाएगा। गायत्री, तो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया जाएगा रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट करके और फिलहाल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर किया है। एक ऐसे मंत्री की बात करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। गाय, एटम बम, 5 किलो का मुक्का, मिसाइलें, मेहंदी रस्म, ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस पर इन्होंने राय नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सर्कस कंपनी में ऐसे एक मंत्री साहब को शामिल कर लिया। दरअसल है तो वो सूचना मंत्रालय के मंत्री, लेकिन लगता है कि मनोरंजन मंत्रालय के मंत्री हैं।
एटम बम हमने शबे बारात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। 126 करोड़ के मुल्क में से 70 करोड़ लोग सुबह ही सुबह उठ के रेल की पटरियों में या खेतों में जाके करते हैं ना, ये समझते हैं ये वो सर्जिकल स्ट्राइक है। जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते। बुतों को पूछने वालों, ये डायलॉग बाजी बहुत आसान है फिल्मों में। प्यार से मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यार खामोशी से सुनना, एक मिनट खामोशी से। लौट आए हैं इमरान के मनोरंजन मंत्री। एक बात कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त वो शख्स है जिसका ताल्लुक मियाँ वाली से है, और मियाँ वाली के एक एक फर्द का जो है वो एक एक मुक्का जो है 5-5 किलो का होता है। फिर सजने लगी है कॉमेडी मंत्री की महफिल। इमरान की जोकर टीम में जुड़ा एक और चेहरा। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। कभी इंसान वाटरप्रूफ जानदार तो कभी बच्चों को मिट्टी की बजाय सीमेंट खिलाने के लतीफे, कभी जिंदगी सफर और सफर में रोजा माफ की बातें, तो कभी अखरोट तोड़ने के तरीके बताए। ये सब लतीफे मंसूब किए गए फवाद चौधरी से, लेकिन फवाद चौधरी हैं जीदार इंसान। इमरान और उनके सिपह सालारों ने पाकिस्तान को गरीबी और भुखमरी के कुएं में ढकेल दिया है, लेकिन जनता के मनोरंजन में कोई कमी नहीं आने दी। रोटी और रोजगार के लिए आंसू बहा रहे पाकिस्तान की जनता का दिल बहलाने के लिए अब तक इमरान ने शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे कॉमेडी मंत्रियों को काम पर लगा रखा था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे सुने अल्लाह, प्यारे अल्लाह। एक मिनट रह गया, मुख्तर तरीन पीर साहब से दरखास्त है, कोई खुदकुशी ना करें। आप ना जाइएगा, आप कराची में अपने घर में और मेकअप मंगा लीजिएगा, वहां रह लीजिएगा। सर ये आप अगर ये चमचों कड़चों को रोक सके तो मेहरबानी हो। नहीं प्लीज। इमरान के इन मंत्रियों ने भूखे पेट पाकिस्तान की जनता का दिल बहलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इसके बावजूद इमरान को अपनी मनोरंजन मंडली और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए इस नए चेहरे को एंट्री दी गई। नहीं ये हथम फजाइल, गजनवी, गौरी, अब्दाली, शाहीन, ये मेहंदी की रस्मों में चलाने के लिए नहीं है। अब जरा इनके बारे में भी जान लीजिए, जिनकी इमरान की महफिले मजा में दोबारा एंट्री हुई है। इन साहब का नाम है फयाजुल हसन चौहान। उम्र 50 साल है। इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता हैं और इन्हें इमरान खान ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सूचना मंत्री बनाया है। वैसे तो फयाजुल हसन पहले भी पंजाब में सूचना मंत्री थे, लेकिन उन्हें इमरान खान ने इसी साल हटा दिया था। अब उन्हें एक बार फिर सरकार में शामिल किया गया है। और खबर आपको दें कि फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजीर इत्तलात बना दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजीर इत्तलात बना दिया गया है। शाहिद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। शाहिद चौधरी बताएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर कॉलोनीज फयाजुल हसन चौहान को अब सूबाई वजीर इत्तलात जो है वो बना दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। फयाज क्यों मंत्री बने, क्यों हटाए गए और फिर कैसे उन्होंने वापसी की, इसकी एक लंबी कहानी ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए कि दोबारा मंत्री बनने पर उन्होंने किस तरह इमरान खान और पंजाब के मुख्यमंत्री की चापलूसी की। फजलुर रहमान साहब की कमजोरी है सूजी का हलवा और नोटों का जलवा, ये उनकी कमजोरी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के शौक है सीमेंट और बजरी वाली सड़क और मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की ठरक, ठीक है ना, इनके ये दो शौक हैं। फयाज ने कुर्सी पर बैठते ही अपने आकाओं की चापलूसी और मनोरंजन दोनों शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी लंबी जुबान अक्सर बेलगाम हो जाती है। इसी जुबान की वजह से उन्हें आए दिन माफी भी मांगनी पड़ती है।
और इसी जुबान की वजह से उनकी कुर्सी भी गई थी। अब 9 महीने बाद उन्होंने वापसी की है तो पहले अपने आकाओं को खुश करने में जुटे हैं। शायद इसके तुरंत बाद वो जनता के मनोरंजन की कमान भी संभाल लेंगे। लेकिन मंत्री पद पर उनकी वापसी के पीछे इमरान सरकार का एक खौफनाक सच छिपा है। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को तरस रहा हो, जनता आक्रोश में आंदोलन कर रही हो, लेकिन फयाज उल हसन चौहान नाम के मंत्री इमरान का सुपरहिट सर्कस बखूबी चला रहे हैं। बातें करना बहुत आसान है। कार से मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कभी शेख रशीद बोले, हमें पता है कि कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है, कहाँ मसाला इस्तेमाल करना है। कभी फवाद मुंह खोले, कहते हैं सोशल मीडिया पर लतीफे पढ़ता हूँ और खुश होता हूँ। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, मुझे तो कभी एक मंत्री हंसाए, सारे एमएनए आपस में बैठ के गप्पे शप्पे भी लगा लेते हैं, हमारी बात सुने। मैं तो आपके मूड के मुताबिक चलता हूँ। तो कभी दूसरा मैदान में आए, लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिले। ये इमरान राज में पिछले 15 महीने से चल रही कॉमेडी के कुछ नमूने हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की गद्दी संभालने के बाद से अब तक पाकिस्तान को अगर कुछ दिया है तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन से पेट थोड़े ही भरता है। जी, वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो बाकी शहरों की निस्बत काफ़ी महंगा शहर है। यहाँ पर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें हैं वो दूसरे शहरों की निस्बत कुछ ज़्यादा है। क्योंकि कोई फ्रूट हम ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि इतना महंगा फ्रूट है। गोश्त इतना महंगा हो गया, पाव लेते थे, पाव में से 2 हिस्से करके पकाते हैं, अब उसको भी कहाँ तक कम करेगा इंसान। पाकिस्तान की जनता रोटी मांग रही है और इमरान खान उन्हें क्या दे रहे हैं, उसका एक नया नमूना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फयाज उल हसन चौहान, जिनकी बेलगाम जुबान ही उनकी पहचान है। ये 2 एटमी ममालिक हैं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक मजबूत मुल्क है। फयाज पहले भी पंजाब में सूचना मंत्री थे। इसी साल फरवरी के महीने में उनकी जुबान कुछ इस कदर बेलगाम हो गई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होने लगी। पहले जरा सुनिए उनका वो बयान। तो कान खोल के सुन लो, गाय का लो, हम मुसलमान हैं। इस जोन में मत रहना कि तुम्हारा जियोग्राफिया हमसे बड़ा है। जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते। बुतों को पूजने वालों, तुम नहीं रख सकते। फयाज ने हिंदू धर्म को लेकर जो बदजुबानी की, उसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। इमरान खान पर भी दबाव पड़ गया तो उन्होंने मार्च महीने में फयाजुल हसन को पंजाब के मंत्रिमंडल से हटाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से अक्सर तनकीद की जद में रहे हैं और आज अपने ही कहे गए अल्फाज की वजह से उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए फयाज को मंत्रिमंडल से जरूर हटाया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मजहब के खिलाफ ही टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एटम बम की धमकी तक दी थी। ये एटम बम हमने शबे बरात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। और ना ही ये हथफ मिसाइल गजनवी, गौरी, अब्दाली, शाहीन ये मेहंदी की रस्मों में चलाने के लिए नहीं है। इमरान ने अपने इस बदजुबान मंत्री को दुनिया के दबाव में मंत्रिमंडल से जब निकाला तो बड़ी बड़ी बातें भी कही गईं। पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों का हिमायती मुल्क साबित करने की कोशिश की गई। स्टेटमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसके साथ मुकम्मल लातल्लकी का इजहार करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वजह से ज़ाती तौर पर रंजीदा हैं कि ये स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने दी।
इमरान सरकार की ओर से जारी इन बयानों की सच्चाई क्या थी, ये आप इमरान के नए फरमान से समझ सकते हैं। फयाज ने फरवरी 2019 में हिंदू धर्म पर बेहुदा बयान दिया था। अगले महीने उन्हें मंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन 9 महीने बाद ही उनके गुनाह माफ हो गए और वो फिर मंत्री बना दिए गए। फयाज को मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तान में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ ही जहर उगलते हों। पाकिस्तान के बड़े बड़े कलाकारों के बारे में भी वो बेसिर पैर की बात करने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर नरगिस के खिलाफ भी वो आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। बखरी जवानी है यार, जी सिनेमा हाउस पे आई होंगी है जना, जी सामने नहीं जाती जना, ये कोई इंसानियत है? तो प्रिंट आउट करके जनाब आप बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, तो यार उसके लिए वो जना वो जाके लोग देख लेते हैं। फयाज के इस बयान पर भी पाकिस्तान में काफी बवाल हुआ। इसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। तो मैं नरगिस साहिबा से माजरत करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। बड़ी काबिल एहतराम है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक रोशन सितारा है, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और फ़न की दुनिया में उनका एक मुकाम है। तो मैं उनसे और फिर साथ ही वो डिस्कशन करते हुए टीवी चैनल पे वो कोहिनूर चैनल और जनाब रॉयल चैनल के हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी, तो मैं दोनों चैनल्स के जो मालकान हैं और उनके कारकुनान हैं उन सबसे जना मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। फयाज की करतूतों को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसे शख्स को फिर मंत्री क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब है पाकिस्तान के कट्टरपंथी, जो दूसरे धर्मों पर दिए गए फयाज के बयानों पर ताली बजाते हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि इमरान को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और अब इमरान खान का ऑपरेशन लाल बर्फ, जिसका कहर दिसंबर महीने में दिख सकता है। दिसंबर में कश्मीर की बर्फ बेगुनाहों के खून से लाल हो सकती है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है, कश्मीर में बीजेपी के नेताओं, वहां घूमने गए सैलानियों और मजदूरों पर एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नाक के नीचे हिजबुल मुजाहिदीन ने जिम्मा सौंपा है डॉक्टर सैफ को। वही डॉक्टर सैफ जिसे रियाज नायको के बाद कश्मीर का कमांडर बनाया गया है। पीओके में इमरान खान की खूनी साजिश। कश्मीर में आतंक फैलाएगा शैतान हाफिज। अब बातों का वक्त नहीं है, आप चलिए, उठिए, कश्मीर पॉलिसी का ऐलान कीजिए। बॉर्डर के उस पार आतंक का लॉन्च पैड तैयार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंक के आका हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर घाटी को धमाकों की गूंज से थर्राने का प्लान बनाया है। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने एक साथ मिलकर कश्मीर घाटी की शांत फिजाओं में बम, गोली और बारूद का जहर घोलने की तैयारी की है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिसंबर के इस महीने में दहशत के दानव भारत में घुसपैठ कर बड़े हमलों को अंजाम देने वाले हैं, जिसके लिए पीओके के आतंकी कैंपों में तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आतंक के मिशन दिसंबर प्लान के तहत लश्कर तैयबा के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन भी एक बड़ी साजिश का ताना बाना बुनते हुए कश्मीर घाटी में दाखिल होने वाले सैलानियों, गैर इस्लामिक लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पे सुसाइड अटैक की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर आतंकियों ने कश्मीर घाटी में हिंसा की आग भड़काने की साजिश रची हो, लेकिन इस बार आतंकियों के मंसूबे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। इसलिए क्योंकि इस बार वो सिर्फ सुरक्षा बलों को ही नहीं बल्कि दहशत फैलाने के लिए कश्मीर घूमने गए पर्यटकों, वहां काम कर रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों, बीजेपी के सक्रिय नेताओं और सेना के साथ मिलकर काम कर रहे पुलिस वालों को निशाना बना सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिले ये दस्तावेज पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की तस्दीक करते हैं। इन दस्तावेजों में उन आतंकियों के नाम भी लिखे हैं
जिन्हें बुज़दिल बाजवा ने कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें एक नाम है सैफुल्लाह मीर उर्फ सैफुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर सैफ का। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से अंडरग्राउंड चल रहे रियाज नाइकू की जगह डॉक्टर सैफ को हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर घाटी में कत्लेआम की जिम्मेदारी सौंपी है। जख्मी आतंकियों का इलाज करने वाला डॉक्टर सैफ कंधे पर बंदूक टांगे दहशतगर्दी का नया आका बन गया है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने एक सीक्रेट मीटिंग के बाद डॉक्टर सैफ को आतंकियों का लीडर बनाया है। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनगर का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सैफुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर सैफ ने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। डॉक्टर सैफ के 2 संदिग्ध आतंकी पुलवामा में दाखिल हो चुके हैं और लोडेड गन, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड की खेप ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचाई जा रही है। इन्हें कश्मीर घाटी में मौजूद गैर मुस्लिम लोगों और मजदूरों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही पंपोर के इलाके में आने वाले सैलानियों को हैंड ग्रेनेड और बंदूक से मौत के घाट उतारने का हुक्म भी दिया गया है। उनका यही एम होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी वर्कर्स को या नॉन वैली के लोगों को, टूरिस्ट को हम टारगेट करें, ताकि पूरे वर्ल्ड को लगे जो हालात टेररिस्ट दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हालात सेम है। तो आर्टिकल 370 हटाने का क्या फ़ायदा हुआ इंडियन गवर्नमेंट को। सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट करेंगे तो फिर वो फिर आप नहीं बच पाएंगे। फिर इट इज लाइक ए सुसाइडल अटैक। जाहिर है कश्मीर में ऑपरेट कर रहे आतंकी डॉक्टर सैफ को लाशें बिछाने का फरमान सुनाया गया है और इस खून खराबे को POK के बंद कमरे में बैठकर देखना चाहते हैं हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन। लेकिन सवाल यह कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी किस रास्ते कश्मीर घाटी में दाखिल हुए और होंगे। कैसे युवाओं को बरगलाकर दहशत की बंदूक थमाई जा रही है। यकीन जानिए आतंक की किताब का अगला चैप्टर बेहद डरावना है। अपने खूनी मंसूबों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने पूरी तैयारी कर रखी है। लोलाब घाटी के रास्ते दहशतगर्द सर्द मौसम का फायदा उठाकर कश्मीर घाटी में दाखिल होना चाहते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट तो यहाँ तक है कि 3 आतंकी पहले से कश्मीर में मौजूद हैं और वो बीजेपी के नेताओं पर हमला कर दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। जहां आपका खून गिरेगा इंशाअल्लाह हमारा खून गिरेगा। रात की अंधेरी में हाथ उठाकर उनके नुसरत के लिए दुआ करना। इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। बंद कमरे में बैठकर आतंक का खूनी खेल देखने के इंतजार में है हाफिज सईद और उसका दोस्त सैयद सलाहुद्दीन। तो भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त लश्कर तैयबा के 3 आतंकी सुम्बाई, हक्का बाजार, पाहिलपुरा और साफापुरा इलाके में कहीं मौजूद हैं। ये मौके के इंतजार में हैं और इनके निशाने पर हैं बांदीपुरा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। खुफिया एजेंसियों ने ऐसी जानकारी दी है कि 2 कश्मीर के और एक पाकिस्तान के रावलाकोट का एक आतंकवादी ये जम्मू के अंदर घुसे हैं और इन 3 आतंकवादियों की साजिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरेंगे। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी जो घुसपैठ करके भारत देश की सीमा में घुसेंगे, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक बांदीपुरा में 3 संदिग्ध आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। खुफिया विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं।
और इनमें एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है। लश्कर की जिन 3 आतंकियों की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है, उनमें बांदीपुरा का रहने वाला नासिर अहमद डार शामिल है। नासिर अहमद डार पिछले साल 24 मई 2018 को लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। वहीं दूसरा आतंकी भी बांदीपुरा का ही रहने वाला है, मोहम्मद सलीम पर्रे उर्फ बिल्ला। आतंकी बिल्ला ने 23 अक्टूबर 2017 को लश्कर तैयबा का दामन थामा था। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बीजेपी नेता मोहम्मद अशरफ को मारने की ताक में बैठे इन आतंकियों की आसपास के जंगलों में छिपे होने की खबर है। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईडी और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कमांडर को वहां बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप इनको उठने नहीं देने का है। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं कि ये सो एंड सो मिसिंग, तो उनको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो बहुत ही खास नज़र करके रखे हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा यूथ मिसिंग हो रहा है। ठीक है, फिर वो उसकी फैमिली पे वॉच करते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस के आदमी हैं प्लेन वर्दी में। दरअसल हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने पीओके में लॉन्चिंग पैड तैयार कर रखे हैं, जहां से वो दहशत की खेप भारत भेजने की कोशिश कर रहा है। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के महीने में लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान सेना की मदद से कई बार भारत में दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब एक बार फिर वो कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसपैठ करने का प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तान के खर्चे पर पलने वाले ये शैतान लीपा घाटी से होते हुए लशदत पहुंचेंगे और फिर वहां से लोलाब घाटी और बांदीपोरा से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इसी रास्ते का इस्तेमाल कर कुछ समय पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 3 से 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश भी की थी। 17 अक्टूबर को 3 से 4 आतंकी लोलाब घाटी से होते हुए अमर सिंह पोस्ट क्रॉस कर गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को इनके दबे पांव भारतीय सीमा में घुसने की भनक लग गई और इतनी गोलियां बरसाई गईं कि वो भाग खड़े। लेकिन इस मुश्किल और लंबे रास्ते से आतंकी एक बार फिर भारत में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अपने खतरनाक मंसूबों को अमली जामा पहना सके। हमारे पास इस चीज़ की बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है कि कहाँ लॉन्चिंग पॉइंट हो सकते हैं, और हम इसका सर्वेलेंस कराते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट के थ्रू कोई भी मूवमेंट होता है लॉन्चिंग पैड का या एक जत्थे का या आर्मिशन का, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। तो हमारे पास इस बात की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के कंधे पर बैठकर इमरान खान भारत से खुन्नस निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी फौज को आतंकियों का ढाल बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बरसों से चले आ रहे छद्म युद्ध को धार देना चाहते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट और भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते आतंकी संगठन अपने गुर्गों को कश्मीर में दाखिल नहीं करा पा रहा। लिहाजा लश्कर और जैश समेत तमाम आतंकी तंजीमों ने एक बार फिर घाटी के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। दहशतगर्द कश्मीर के युवाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और पाकिस्तान सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीति पर काम कर रहा है। कुदरत की खूबसूरती को खुद में समेट रखा है जिसने, वो कश्मीर है। सफेद बर्फ से ढकी वादियों के बीच जिंदगी को पनाह दे रखा है जिसने, वो कश्मीर है। 5 अगस्त के बाद लगा था कि कश्मीर की शक्ल बदल जाएगी। बरसों से आतंक की आग में झुलसता कश्मीर दोबारा धधक उठेगा, लेकिन कश्मीर ने साबित कर दिया कि अमन के दरख्तों को आतंक के शैतान कभी गिरा नहीं सकते। और कश्मीर अपनी रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। कश्मीर की नौजवान दहशतगर्दों के बरगलावे पर न आकर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए पसीना बहा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा और वहां पलने वाले आतंकियों को कश्मीर की शांति शूल की तरह चुभ रही है। आतंकियों के खैर ख्वाह मुल्क
पाकिस्तान को आर्टिकल 370 हटने के बाद तरक्की के रास्ते पर फर्राटे भरता कश्मीर बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिहाजा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर घाटी में युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इस वक्त कई नौजवान और नाबालिग लापता हैं। इन्हें लेकर शक ये जताया जा रहा है कि इन्होंने आतंकी संगठन लश्कर और हिज्ब का दामन थाम लिया है। यही नहीं, खबर है कि इन नौजवानों के टेरर ऑपरेशन कैपेसिटी और योग्यता के आधार पर आतंकी संगठनों में रैंक भी दी जा रही है। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द चिल्ड्रन और कितना वो मोटिवेट होता है सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए, तो उतना उसका फिर रैंक बढ़ जाता है। ठीक है, जितना वो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको ज़्यादा सीनियर बना देते हैं कि चलो तुम अपने अंडर टेक चार्ज में इनको ले लो, ताकि लीडरशिप मिल जाती है उनको। बारामूला और बांदीपोरा से गायब होने के बाद आतंक का झंडा उठाने वाले कश्मीर के कुछ युवाओं का पता भी चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईडी और एसएसबी ने इनकी जानकारी जुटा ली है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इन्हें आतंकियों के चक्रव्यूह से बाहर निकाला जा सके। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बंदूक उठा चुके इन युवाओं में एक की उम्र 19 साल है, जबकि दूसरे के सिर्फ 16 साल। मतलब ये कि आतंक के आका जिहाद की ज्वाला भड़काने के लिए कश्मीर के बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जन्नत का सब्ज़बाग दिखाकर, झूठी आजादी के सपने दिखाकर, इस्लाम का वास्ता देकर इन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ब्रेन वॉश, एक तो आप उनको लोभ दिखे करते हैं कि आपको हम पैसे देंगे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और दूसरा होता है कि हम आपको रेगुलर इनकम देंगे, और तीसरा होता है कि उनको आप इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप उनको बताते हैं कि अगर आप सुसाइडल अटैक में अगर आप मारे जाते हो तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको परियां मिलेंगी। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए और अपने खतरनाक मंसूबों को अमल में लाने के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकी कश्मीर के युवाओं को दहशत की भट्टी में झोंकने की कोशिश भले कर रहे हैं, लेकिन उन लापता नौजवानों और नाबालिगों की लिस्ट खंगाली जा रही है जिनकी गुमशुदगी संदेह के घेरे में है, और बरगलाकर आतंकी संगठनों में जिन्हें शामिल किया गया है। साथ ही आतंक के नए कमांडरों का पता ठिकाना भी तलाशा जा रहा है, जो कश्मीर की विकास वाली रेल को डिरेल करना चाहते हैं। किम जोंग उन वही सिरफिरा तानाशाह जो अक्सर धमकी भरी मिसाइलों को उड़ाने के लिए बदनाम है। इस बार किम ने क्रिसमस बम दागा है और इस बम के निशाने पर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किम ने धमकी भरे अंदाज में पूछा है कि ट्रंप क्रिसमस पर कैसा गिफ्ट लेना पसंद करेंगे। दरअसल किम चाहता है कि अमेरिका उसकी बात सुने और उस पर लगी पाबंदियां हटा ले। किम जोंग उन ने फिर किया हवाई फायर। किम जोंग ने फिर किया धमकी का धमाका। किम ने ट्रंप से पूछा क्रिसमस पर क्या चाहिए उपहार। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर गुरूर के घोड़े पर सवार है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर आग उगलता दिखाई दिया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धमकाने के नजरिए से कहा, हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास वॉशिंगटन को तबाह करने वाली मिसाइल है। हमारे पास सब कुछ तबाह करने वाला न्यूक्लियर बम है, और हमारे पास अमेरिका से न डरने वाला किम जोंग उन है। किम अमेरिका को लगातार धमकियां देता रहता है, लेकिन इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
नॉर्थ कोरिया ने इस बार अमेरिका से पूछा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिसमस के मौके पर कैसा गिफ्ट चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया की इस बात में तंज भी है और धमकाने का अंदाज भी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन चाहता है कि नया साल आने से पहले ही अमेरिका अपना पुराना वायदा याद कर ले और एक बार फिर टूट चुकी परमाणु वार्ता का सिलसिला भी शुरू करे। उत्तर कोरिया के डिप्लोमेट और किम जोंग उन के बेहद नजदीकी री थाई सॉन्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस वार्ता को कब, कहां और कैसे शुरू कर सकते हैं। यानी उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच टूटी हुई बातचीत फिर से शुरू हो सके, इसके लिए किम जोंग उन ने ट्रंप से जवाब मांगा है कि आखिर उन्हें नए साल से पहले क्रिसमस के मौके पर किस तरह का गिफ्ट चाहिए। याद होगा आपको, पिछले साल भी किम ने कुछ इसी अंदाज में अमेरिका को धमकी दी थी। और अपनी धमकी को दमदार बनाने की गरज से किम जोंग उन ने दुनिया के सामने जो वीडियो जारी किया था उसे देखकर अमेरिका भी कांप उठा था। उत्तर कोरिया की तरफ से जारी वीडियो में दिखाया गया था कि उत्तर कोरिया किस तरह वॉशिंगटन को अपनी ताकतवर मिसाइलों के निशाने पर ले सकता है। इसी वीडियो में उसने ये भी साफ कर दिया था कि परमाणु हथियारों से लैस उसकी ICBM कभी भी उन ठिकानों पर हमला करके अमेरिका और उसकी हनक की धज्जियां उड़ा सकती है।